हाँ, सेशन 2। अब देखिए क्या है, मतलब एटॉमिक मॉडल सब देखकर तो हो गया है ना। अब रदरफोर्ड हो गया, डाल्टन हो गया, रदरफोर्ड हो गया। तो रदरफोर्ड के बाद बोर्स का भी एक एटॉमिक मॉडल है। मतलब यहां पर एटॉमिक मॉडल बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। बेसिकली बोर के 3 पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा बोर्ड के बच्चे लोग, ये पहला पोस्टुलेट जो होगा वो पहला ही होगा, ऐसा नहीं कि दूसरा में आप पहला लिख देंगे। जस्ट लाइक न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो इनके 3 पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है वो ध्यान से देखिएगा। इट इज अबाउट ऑफ कोर्स एटम। इनका पहला पोस्टुलेट बहुत सिंपल सा है कि इलेक्ट्रॉन्स revolves round the nucleus in a circular orbit. Circular orbit, ठीक है। एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताना भूल गया, वो बोर्स का लिमिटेशन भी है कि ये जो भी पोस्टुलेट्स दे रहे हैं, लिमिटेशन बोलिए या इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलिए, इट इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। इट इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। यानी जो भी फॉर्मूला आएगा, जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, जो भी आपको समझ में आएगा, वो सब एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए। यूं समझ लीजिए कि बोर के पास दूसरे एलिमेंट्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं था। मैं आपको उसका रीजन भी दूंगा, आप टेंशन मत लो। आप यहां देखो, तो पहला पोस्टुलेट क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। अब सर्कल है तो सेंट्रीपिटल होगा, सेंट्रीफ्यूगल होगा ना। तो ये मान लीजिए हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। किसका? हाइड्रोजन का एटम। हाँ, और इसका तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए गोल गोल घूम रहा है। सपोज कीजिए ये वाला रेडियस जो है वो है r। देखिए आप एक चीज जानते हैं क्या, कि कोई भी न्यूक्लियस के चारों ओर कोई आपसे पूछे कि कितने ऑर्बिट्स होते हैं, दिस क्वेश्चन इज रिडिकुलस, दिस क्वेश्चन इज नॉट आंसरेबल। कितने ऑर्बिट्स होते हैं? अब मैं वो नहीं बोल रहा हूं कि पीरियड नंबर 3 में 3 शेल होंगे, वो नहीं बोल रहा मैं। देखिए इस इलेक्ट्रॉन को आप चाहो तो एक्साइट करके इससे कितना भी दूर भेज सकते हो, है ना। देयर आर सर्टेन परफेक्शंस बिहाइंड दिस, बट आप भेज सकते हो सकता है कि पहला ऑर्बिट यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है। अब बताइए हाइड्रोजन का तो आप एक ही ऑर्बिट सुने हैं ना, तो उसको भी तो आप एक हायर ऑर्बिट में एक्साइट कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑर्बिट हाइड्रोजन के पास था क्या? नहीं ना। केमिस्ट्री वगैरह में था क्या? नहीं था। समझ गए आप? तो एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे आप इसको, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज ग्राउंड स्टेट, एंड दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सी, सेकेंड ऑर्बिट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड ऑर्बिट इज first excited state. Similarly, third orbit is second excited state. समझ रहे हैं आप? तो कोई इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि हाइड्रोजन का तो सर एक ही ऑर्बिट होता है, आप उसको और ऊपर कहां भेजेंगे? हम उसको इन्फिनिटी भी भेज सकते हैं, समझे, यानी न्यूक्लियस से बहुत दूर। इन्फिनिटी मतलब आपको अभी यहां से अमेरिका जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अरे जा, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया है कि नहीं? हाँ किया है। हाँ देखिए, तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इतना दूर रेडियस r में v वेलोसिटी से घूम रहा है। अभी हाइड्रोजन एटम, मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं बोला, हाइड्रोजन एटम बोला। उसके अंदर न्यूक्लियस में क्या है बेटा? एक प्रोटॉन है बस, न्यूट्रॉन भी तो नहीं है ना, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन।
तो सोचिए कि आखिर उनका ये लिमिटेशन क्यों बन गया। मैं आपको समझा रहा हूं क्या होता अगर उन्होंने लिथियम ले लिया होता तो क्या होता। देखिए, लिथियम के पास अंदर में 3 प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है शायद, याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। तो भूल गया सब मालूम है। और बाहर में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में है क्या, नहीं ना, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है और ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर है। तो इन दोनों का आपस में जो इंटरेक्शन होगा, इस चीज से बोर परेशान नहीं होना चाहता था। ये 3 प्रोटॉन और कौन सा इलेक्ट्रॉन के साथ जो इंटरेक्शन होगा, ये सब बोर को परेशानी नहीं झेलना था। मतलब वो नहीं झेल पा रहा था, नहीं समझ पा रहा था, उसको यहां पर इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा था। इसलिए मजबूरन उसने क्या किया, ऐसा एलिमेंट चुना जिसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है और पहले इसको मैं मिटा देता हूं वरना आप हंसेंगे, ठीक है, और बाहर 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो उससे क्या होगा, ज्यादा झोलझाल नहीं होगा। समझ गए ना आप? हाँ। तो आपको तो मालूम है सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए, अंदर की ओर सेंट्रीपेटल और बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल। ये फॉर्मूला तो फिक्स है, mv²/r, है ना। और ये फॉर्मूला क्या है, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इनका क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ, के यानी 4πε0 इंटू Q1 Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है प्रोटॉन का चार्ज भी उतना होता है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। तो ई स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो गया सेंट्रीपेटल और ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल। तो टू मतलब कंसिडरिंग इट इन इक्विलिब्रियम हम मान सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। तो इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं mv²/r, लिख सकता हूं ना। अभी क्या करेंगे, ये r और ये r कैंसिल कर देंगे और यहां से हम v² या फिर r कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या होगा, ये r ऊपर जाएगा, mv² नीचे आएगा। तो e²/4πε0 mv², ये आपका r हो गया। अभी ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक रिजल्ट मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। पहला पोस्टुलेट हो गया, अब दूसरे का पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त, ठीक है। क्या, सोचिए, मैंने आपको क्या बोला कि इस इलेक्ट्रॉन को आप अलग से बताता हूं, देखिए सुनिए ध्यान से। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है कोई भी, और ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को आप कुछ एनर्जी अगर दीजिएगा, इसका यहां पर कुछ एनर्जी है, इसको अगर थोड़ा और एनर्जी दे दीजिएगा तो ये थोड़ा ऊपर जाकर क्या करेगा, गोल घूमेगा, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम, ठीक है। ये यहां पर गोल घूम रहा था, अगर आप इसको थोड़ा एनर्जी दे दीजिएगा तो यहां जाकर घूमेगा। तो सवाल उठता है कि क्या आप उसको कुछ भी दीजिएगा तो कहीं भी जाकर घूमेगा, ऐसा है क्या? लेट मी एक्सप्लेन यू। हाइड्रोजन एटम के लिए इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यहां पर होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और अगले ऑर्बिट में एनर्जी होता है -3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत है, मेमोरी थोड़ा कमजोर हो गया है। चलिए मान लीजिए वाला खेल खेलते हैं। मान लीजिए यहां पर एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, और यहां पर एनर्जी है मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड ऑर्बिट में, ठीक है। और थर्ड ऑर्बिट में मान लीजिए एनर्जी है -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सोचिए, किसी इलेक्ट्रॉन को पहले से दूसरे ऑर्बिट में भेजने के लिए आप कितना एनर्जी दीजिएगा, ये -10 है, आप इसको कितना एनर्जी दीजिएगा कि ये -5 हो जाए, कितना दीजिएगा, +5। सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट में अगर भेजना चाहते हैं आप तो कितना एनर्जी दीजिएगा, यहां -5 है, यहां कितना है -4, तो कितना एनर्जी दीजिएगा आप, +1। तो मैं क्या बोलता है, ये सब फिक्स है।
फर्स्ट ऑर्बिट में इतने एनर्जी होगा, सेकेंड ऑर्बिट में इतने एनर्जी होगा, थर्ड ऑर्बिट में इतने एनर्जी होगा। यानी पोस्टुलेट को सुनने से पहले थोड़ा मजा ले लीजिए। तो सपोज कीजिए मैंने इस इलेक्ट्रॉन को, जो पहला ऑर्बिट है जिसके पास एनर्जी -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मैंने उसको दे दिया कितना पता? मैंने दे दिया इसको, मैंने दिया कितना? +2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरा मन, मैंने दिया। तो यहां पर अगर -10 है, यहां पर अगर -5 है, तो यहां से यहां कैसे पहुंचा? वो +5 मिला तब। तो -10 को अगर आप +2 दीजिएगा तो क्या होगा? -8। तो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, कहीं यहां होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसको कुछ भी एनर्जी दूं और ये कहीं भी जाकर घूमे? समझ में आया क्वेश्चन? फिर से समझिए, -10 को आपने इतना, ये सब क्या है? फिक्स है। ये सब क्या है? फिक्स है। तो इस फिक्स वैल्यू से इस फिक्स वैल्यू तक आपने इतना एनर्जी दिया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप थोड़ा से कम दीजिए। तो क्या ये यहां नहीं जाते हुए कहीं बीच में लटक के गोल गोल घूमेगा क्या? नहीं। वही समझाना चाह रहा है। सेंटेंस सुनिए इनका, यहां का सेंटेंस सुनिए आप, मजा आ जाएगा आपको। मतलब आप अगर चाहें मजा लेना तो आपको मजा आ जाएगा, है ना। आपको अगर इंटरेस्ट लेना है तो आपको समझ जाएगा कि बाप रे, ऐसा भी होता है क्या। देखिए, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिसिबल या परमिटेड फॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन, please omit by English, for electron revolution. Only those orbits are permitted for electron revolution where the electrons angular momentum is integral multiple of कांस्टेंट कितना? h/2π। ठीक है, आपको यकीन नहीं होगा, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट होता है ना। तो प्लैंक का ये सब बताने से कम 10-12 साल पहले बोर ने ये पोस्टुलेट दे दिया था उनके क्लासिकल फिजिक्स के प्रूफ में। अब आप इस सेंटेंस को समझिए। मैंने यहां पर जो एग्जांपल दिया, क्या बताना चाह रहा था मैं, कि कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट में घूमने पर उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द कांस्टेंट h/2π। जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो फिक्स है। जैसे मान लीजिए यहां पर घूमने पर इसका एंगुलर मोमेंटम हो रहा है, मान लीजिए 10 हो रहा है, मान लीजिए 10, और ये कांस्टेंट को सॉल्व करके मान लीजिए 5 हो रहा है। तो इसका मतलब फिक्स है कि इस ऑर्बिट में अगर वो घूम रहा है तो ये ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट है। समझ रहे हैं आप? यानी कोई भी दूरी आप नहीं ले सकते, आप वही दूरी लेंगे जिस दूरी पर घूमने से उसका एंगुलर मोमेंटम इस कांस्टेंट का कितना टाइम्स होगा? जितना नंबर ऑर्बिट है। आई होप आप समझे, नहीं समझे तो पूछिए। ठीक है, only those orbits are permitted for electron revolution where the electron's angular momentum is integral multiple of constant h/2π, यानी nh/2π। तो स्टेटमेंट क्या है? L is equal to nh/2π, where n is 1 2 3 4 मत बोलना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब ऑर्बिट का नंबर, शेल नंबर। ठीक है, यानी पहले ऑर्बिट पर घूमेगा तो इस चीज के बराबर होगा L, दूसरे ऑर्बिट पर घूमेगा तो इस चीज का डबल के बराबर होगा L, नहीं हुआ तो वहां नहीं घूमेगा। समझ गए? तो L के जगह आप क्या लिख सकते हैं? डायग्राम देखिए, दिस इज इट्स मोमेंटम mv एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। तो L क्या हो जाएगा? mvr। याद रखिए सब, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? mvr। आई ओमेगा भी लिख सकता था, उससे भी यही आता।
इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई। अब आप क्या कीजिए, यहां से भी R निकालिए, आपने यहां से R निकाला, आप वहां से भी R निकालो, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, NH बाई 2 पाई MV। फिर आप एक काम करो, आप इस इक्वेशन से V स्क्वायर भी निकाल लो, E स्क्वायर बाय क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MR, और आप इस इक्वेशन से V निकाल लो NH अपॉन 2 पाई MR। ठीक है, और इन इक्वेशंस को हम कहीं साइड में लिख देते हैं। चलिए, पहले पोस्टुलेट से मुझे मिला R इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MV स्क्वायर, और मुझे V स्क्वायर मिला E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MR। दूसरे पोस्टुलेट से मुझे R मिला NH बाई 2 पाई है ना, 2 पाई MV, और मुझे V कितना मिला NH बाई 2 पाई MR। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है ना। आप समझ ही गए होंगे आप टॉपिक क्या होगा। पहला और दूसरा पोस्टुलेट का हम यूज कर रहे हैं। पोस्टुलेट तो पढ़ लिए, अब हम यूज कर रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये सब स्टेप्स है। इसको और इसको अगर इक्वेट कर दिया जाए तो मुझे V मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर मिल गया था ना, कितना बार मिलेगा बेटा, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कोई मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग रेडियस पर अलग अलग V होगा, अलग अलग रेडियस पर अलग अलग वेलोसिटी होगा। समझ रहे हैं आप? जितना दूर जाइएगा उतना उसका वेलोसिटी कम होते रहेगा। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले में एक अननोन है, इसके फॉर्मूले में एक अननोन है, इसके फॉर्मूले में ये अननोन है, इसके फॉर्मूले में ये अननोन है। ये कोई काम के नहीं है। अब काम के होंगे, अगर मैंने इसको और इसको इक्वेट कर दिया, इन दोनों को 1 और 3 को, तो मुझे V का फॉर्मूला मिल जाएगा जिसमें R नहीं होगा। और अगर मैंने 2 और 4 को इक्वेट कर दिया तो मुझे R का फॉर्मूला मिल जाएगा जिसमें V नहीं होगा। यानी एलिमिनेट कर रहे हैं हम इक्वेट करके। तो समझ गए होंगे आप, ये पहला पोस्टुलेट और वो दूसरा पोस्टुलेट को मैं मिटा रहा हूं, आप प्लीज लिख लीजिए। डायरेक्ट पोस्टुलेट्स बोर्ड्स में आते हैं। और अब हमारा टॉपिक है रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डिपेंडेंस किसके साथ देखना है, कौन सा शेल नंबर का कितना रेडियस होगा। तो टॉपिक का नाम है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 3, ये दोनों R का है, इनको इक्वेट कर दो तो V मिल जाएगा। मैं पागल हो गया हूं। 2 एंड 4, 2 एंड 4 को आप इक्वेट करो तो R मिल जाएगा। ठीक है, तो ये V स्क्वायर है बेटा, और ये सिर्फ V है, इसको स्क्वायर करके इक्वेट करते हैं, 4 स्क्वायर। चलिए, तो V स्क्वायर यानी E स्क्वायर अपॉन, यहां देखते रहिए, E स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये सब एग्जाम में आता है, ज्यादा मजाक करके पढ़ाएंगे तो आपको उतना कम समझेगा, क्योंकि ऐसे ही ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है। लग रहा आपको न्यूमेरिकल है बट बहुत थ्योरेटिकल है। और ये V स्क्वायर है और ये सिर्फ V है, हमको इक्वेट करना है, तो इसको भी V स्क्वायर कर देते हैं। तो इजिकल टू N का स्क्वायर H का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर M का स्क्वायर R का स्क्वायर। आ गया, 4 4 कट गया, पाई और एक पाई कट गया, M और एक M कट गया, R और एक R कट गया। ये R यहां लाइए और बाकी सब लिखिए। क्या है, H स्क्वायर बाई, अच्छा H स्क्वायर के साथ कौन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, N स्क्वायर लिखिए सर, अरे लिखेंगे रुको ना, H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई, ये पाई है, पाई M, ये E स्क्वायर, और फिर हम यहां लिखेंगे N स्क्वायर। सर ऐसा अलग करके क्यों लिखे, रुको पहले चेक करने दो।
एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 4 कट गया पाई, और ये फुल ये पाई एक रह गया, यहाँ पर एम एक रह गया, यहाँ पर स्क्वायर नीचे आया, आर इधर आ गया। चलो सब ठीक है। एन स्क्वायर को अलग लिखे क्योंकि आपको रिलेशन जानना था। तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये रिलेशन है, समझ में आया? हाइड्रोजन एटम के लिए ये रिलेशन है, ठीक है। यानी कोई अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछे कि दूसरे ऑर्बिट का अगर इतना रेडियस है तो पांचवें ऑर्बिट का कितना रेडियस होगा, तो आप क्या करोगे? R1/R2 इज इक्वल टू N1/N2 का होल स्क्वायर। समझे? इससे न्यूमेरिकल आ जाएगा आपका नीट, एमएचसीटी सब मस्त क्वेश्चन आता है एमएचसीटी में, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं अलग से, इस पोस्टुलेट से एमएचसीटी से क्वेश्चन आता है, बोर्ड से तो आता ही आता है, 4-5 क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में ही है। और दूसरा टॉपिक क्या होगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो मैं यहां पर और पर्टिकुलर कर देता हूं, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। चलिए क्या करना है मुझे? आर के इक्वेशंस को अगर आप इक्वेट कर दीजिएगा तो आपको बी मिल जाएगा। तो इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 and 3, चलिए आर इज इक्वल टू कितना है पहले में? ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू तीसरे में आर कितना है? NH बाई 2 पाई एम बी। चलो कर लो, पाई पाई कैंसिल, एम एम कैंसिल, वी और वी एक एक कैंसिल, 2 2 जा 4, बस हो गया। और क्या? अब यहां वी है तो ठीक से लिख लेते चलो, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वी इज इक्वल टू NH, कुछ नहीं NH, तो वी उधर NH इधर, तो v इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट H इंटू 1 अपॉन n, ठीक है। ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पाई कट गया था ना, हाँ ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, यानी पहले ऑर्बिट में इतना वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, पांचवें ऑर्बिट में कितना होगा? तो फॉर्मूला v1/v2 इज इक्वल टू N2/N1, v1/v2 इज इक्वल टू N2/N1। समझ गए आप बात को? हाँ, यहां खत्म होता है फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट, और आपका सेशन 2 भी यहां खत्म होता है। बट उससे पहले एक बात आपको बता दूं, इस फॉर्मूले में अगर मैं n के जगह 1 पुट कर दूं, इफ n इज इक्वल टू 1, व्हाट डज इट मीन? कि हाइड्रोजन एटम है और इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में है, हाइड्रोजन एटम है एंड इलेक्ट्रॉन इज एट ग्राउंड स्टेट। तो R इज इक्वल टू ये सब होगा, और ये सब कांस्टेंट है, तो कितना आएगा पता है आपको? R इज इक्वल टू 0.053 नैनोमीटर, 0.053 नैनोमीटर, इसको R0 भी कहते हैं, और ये बोहर्स रेडियस भी है, ऐसी नाम, ठीक है। चलिए सेशन 1 और सेशन 2 हो गया, बोर्स के 2 पोस्टुलेट्स हो गए, उन दोनों का मिलाकर हमने यूज क्या किया? एक से हमने nth ऑर्बिट का रेडियस निकाला, और एक से हमने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट निकाला। अब बच गया थर्ड पोस्टुलेट। आपको याद है मैंने आपको बोला था, मैं पढ़ाऊंगा नहीं अभी, उसको सेशन 3 में ले जाऊंगा। आपको याद है मैंने आपको बोला था कि रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते घूमते अगर ऐसा अंदर आ गया तो फिर यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। आपको ये कंसेप्ट याद है? रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन गोल घूमते घूमते एनर्जी लिबरेट करता है, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो रदरफोर्ड ने दिया नहीं कि आखिर इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम से लाइट क्यों निकलता है, रदरफोर्ड के हिसाब से गलत है, बट सही आंसर तुमको मिला नहीं। तो बोर्स थर्ड पोस्टुलेट इज द आंसर टू द डिमेरिट ऑफ रदरफोर्ड्स स्टेटमेंट। तो प्लीज स्टडी जहां तक हो गया।
अच्छे से पढ़ते रहिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। वैसे मैं भी आपके जैसा ही हूँ। चलिए।